हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ लिया था और आज हम इंटीजर को कुछ और भागों में बांट सकते हैं। इसका अध्ययन किया जा सकता है। सम इवन संख्या और विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो हमें एक इवन नंबर के बारे में पढ़ना है, एक ऑड नंबर के बारे में पढ़ना है। तो इवन नंबर क्या होते हैं ये आप सभी को मालूम है कि सम संख्याएँ क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जा सके, या ऐसी संख्याएं जो दो का मल्टीपल हों, जो दो का मल्टीपल हों, गुणज हों, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जो क्या हैं? ऑड नंबर। ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि 2k+1 फॉर्म में लिखी जा सके, यानी ऐसी संख्याएं जिसमें दो का भाग ना जाए, तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। इन संख्याओं के बारे में बात करें तो ये जो इवन नंबर होते हैं ये दो का मल्टीपल होते हैं और इन संख्याओं का इकाई का अंक या तो 0 होता है, या फिर 2 होता है, या फिर क्या होता है? 4 होता है, 6 होता है, या फिर 8 होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इकाई के अंक हैं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। यहीं पे हम विषम संख्या की बात करें तो इनके इकाई का अंक हम देखें तो 1 हो सकता है, ठीक है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है। तो ये इकाई के अंक हैं, यूनिट डिजिट हैं। तो यदि किसी संख्या के इकाई के अंक ये वाले हैं तो वो संख्याएं सम हैं, और यदि किसी संख्या के इकाई के अंक 1, 3, 5, 7, 9 हैं तो वो संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी, ऑड नंबर होगा। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 0 को हम किधर रखें। 0 जो है वो वैसे तो यहाँ पे हमने शो कर ही दी है कि 0 जो है वो सम संख्या होती है, तो 0 को हम सम संख्या मान सकते हैं, क्योंकि 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर हमें क्या मिलता है? पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो 0 बार चला जाता है पूरा पूरा भाग, ठीक है, 0 आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है इसको 2 के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 × 2, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसे क्या है? 0 × 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए हम क्या है, इसे सम संख्या मान सकते हैं, और इसलिए हम 0 को यहाँ पे रखेंगे सम संख्या के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके कुछ और भी हैं, जैसे आप ये वाले नियम के अंदर आप 0 को बिठाओगे तो ये आप पाओगे कि ये वाले नियम जो है वो सही है। O का मतलब ऑड है, ई का मतलब इवन है। तो जब आप ऑड में ऑड नंबर जोड़ोगे तो इवन नंबर आता है। जैसे मान लीजिए हमने 3 में 5 जोड़ दिया, 3 में 5 जोड़ा तो क्या आ गया? 8, और 8 क्या है? एक इवन नंबर है, एक क्या है? सम संख्या है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब किसी भी ऑड संख्या के अंदर ऑड संख्या जोड़ी जाती है तो हमेशा इवन संख्या आती है, यानी सम संख्या आती है। यानी दो विषम संख्याओं का योग या फिर घटाव भी कह सकते हो। 5 - 3 कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 भी क्या है? एक सम संख्या। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि हम ऑड में ऑड नंबर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो हमेशा आंसर जो है वो इवन यानी सम संख्या प्राप्त होगी। और यदि हम सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आंसर भी हमेशा किसमें मिलेगा? सम संख्या के अंदर मिलेगा। इसका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे इवन, दोनों इवन नंबर होने चाहिए। 8 में से हमने क्या किया? 8 में हमने 6 जोड़ दिए तो क्या मिला हमें? 8 और 6 14। तो 14 क्या है? एक क्या है? सम संख्या, इवन नंबर है। तो ये भी आपको ध्यान रहना है। ये 8 में से 6 घटाओगे 2 बचेगा, वो भी क्या है? इवन नंबर आएगा। तो उसके बाद है, यदि हमारे पास एक संख्या इवन है दूसरी ऑड है, तो एक संख्या इवन हम मान लेते हैं, मान ली 6 मान ली, और ऑड जो है वो 5 ले लेते हैं, तो 6 + 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 11। तो हमें क्या मिलेगा? ऑड संख्या मिलेगी, ऑड नंबर मिलेगा। तो ये 11 जो है वो ऑड नंबर है। या फिर हम क्या करें, इसमें से घटाएंगे तो भी हमें ऑड नंबर मिलेगा, तो 6 - 5 कर देते हैं। 6 - 5 तो क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो ये भी क्या है? एक ऑड नंबर है। 1 भी, 1 भी क्या होता है? ऑड नंबर होता है। तो इसलिए ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि नहीं, दो क्या है? विषम संख्याओं का जोड़ या घटाव क्या होता है? हमेशा इवन नंबर आता है आंसर रिजल्ट में। और यदि हम 2 इवन नंबर का योग या फिर अंतर लें तो हमेशा इवन नंबर आएगा। यदि हमारे पास कोई एक संख्या इवन है और दूसरी क्या है? ऑड है, और उनका जोड़ घटाव करें तो हमेशा आंसर कितना आएगा? ऑड नंबर ही आएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर हम किसे कहेंगे? तो वो संख्या जिसके सभी फैक्टर का सम किसको? उस संख्या को छोड़ करके, बाकी सारे जो फैक्टर हैं, अभी हम इसका एग्जांपल लेंगे तो बाय एग्जांपल आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो वो संख्या जिसके फैक्टर का सम, सभी फैक्टर का सम, बाकी सभी फैक्टर का सम उस संख्या को छोड़ करके, यानी कोई भी संख्या है वो खुद उसका एक वो अपना फैक्टर खुद ही होती है।
ठीक है, लेकिन उस फैक्टर को हमें छोड़ देना है, बाकी सारी संख्याओं का जो उसके फैक्टर हैं उन फैक्टर का हम योग करें तो वो उसी संख्या के यदि बराबर हो तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी एक परफेक्ट नंबर, परफेक्ट संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे हमने 6 ले लिया तो 6 के हमने फैक्टर देखे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 भी इसका एक फैक्टर होता है, 3 भी होता है और 6 भी होता है। अब इसने क्या कहा कि उस संख्या को छोड़ देना है, ठीक है। तो ये 6 जो है, एक तो खुद फैक्टर अपना होती है कोई भी संख्या, तो इस 6 को छोड़ देना, बाकी इन सभी का हमें जोड़ करके देखना है। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो ये कितना आ गया 6। तो ये उसी संख्या के यदि बराबर आ जाए जिस संख्या के हमने फैक्टर किए हैं तो वो संख्या क्या होगी, वो परफेक्ट नंबर होगी, ठीक है। तो 6 एक क्या है, परफेक्ट नंबर। तो पहली सबसे छोटी परफेक्ट संख्या कौन सी है, तो 6 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो एनसीईआरटी में परिभाषा दी है वो इस तरीके से है, वो संख्या जिसके सभी फैक्टर का सम उस संख्या के दोगुने के बराबर हो। तो इसमें क्या है, उस संख्या को छोड़ भी सकते हो। यदि हम इसको इसके अंदर काउंट कर लें तो 6 और 3 9, 9 और 3 कितने हो गए 12। तो ये आप देखिएगा 6 का क्या है, डबल है, 2 गुना है। तो 2 गुना है तो ये एनसीईआरटी में परिभाषा दे रखी है। या फिर आप इसी बात को इस तरीके से भी कह सकते हो कि सभी फैक्टर का सम उस संख्या के दोगुने के बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा, वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा, ठीक है। और यदि हम दूसरी परिभाषा देखें जो अभी मैंने लिखवाई, तो उस संख्या को छोड़ दीजिए जो खुद का फैक्टर है, बाकी सभी आप फैक्टर का क्या करिए, जोड़ करिए, तो वो किसके बराबर आ जाए, उसी की संख्या के बराबर आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दूसरा एग्जांपल है 28 है, दूसरा परफेक्ट नंबर 28 है। तो 28 का एक तो 1 होता है, एक 2 भी होता है, और 2 के बाद कितना आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 के बाद कितना आएगा, 14 आएगा, 14 आएगा, और 14 के बाद कितना आएगा, 28 आएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इसके फैक्टर हैं। अब हमें देखना है 28 को हमें छोड़ देना है, बाकी सभी का हमें जोड़ करके देखना है। तो 14 और 7 कितने हो गए, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28। तो आप इन सभी संख्याओं का आप सम करोगे तो कितना बैठ रहा है, 28 बैठ रहा है। तो 28 भी क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, परफेक्ट नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। और अब यहाँ पे क्या है, आपसे पूछ लेता है कि एक डिजिट के अंदर सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा है, तो आप आंसर दे दोगे 6 है। और 2 डिजिट के अंदर पूछता है तो आप क्या आंसर दोगे, 28 है। ऐसे ही क्या 3 संख्याओं के अंदर आपसे पूछेगा तो आपको लिखना है 496, ठीक है, 496, ठीक है। अब इसके आप कर लेना, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा तो करवा नहीं रहे। तो हमें सीधा ध्यान रखना है कि 3 डिजिट का परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, 496। और यदि 4 डिजिट का पूछ ले तो 8128, 8128, ये क्या है, 4 डिजिट का परफेक्ट नंबर है। तो इस तरीके से क्या है, आपको ये 3-4 परफेक्ट नंबर ध्यान रखने। ऑप्शन में क्या है, इस तरीके से कोई संख्याएं दे देगा कि निम्न में से बताइए कौन से परफेक्ट नंबर हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसमें से मान लीजिए हमसे पूछ लिया कि कौन कौन से परफेक्ट नंबर, ए ऑप्शन में उसने लिख दिया 8028, ठीक है, और 81,028, जो भी इसने लिखा 81,028। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, दूसरा उसने लिख दिया 8128, और तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन उसने दे दिया मान लीजिए 8296, और चौथा ऑप्शन उसने दे दिया मान लीजिए डी ऑप्शन दे दिया उसने 28 और 81, ऐसा कुछ ऑप्शन। तो यदि हमें याद है तब तो हम सीधा कर पाएंगे, अदरवाइज इसके आप यदि फैक्टर आप काउंट करने लगे, फैक्टर आप निकालने लगे, उसके बाद उनका योग करने लगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप पूरा पेपर इसमें ये फैक्टर ही निकालते रह जाओगे, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब इसके सारे गुणनखंड निकालने आसान बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, उस तरीके से नहीं, हमें यदि याद होगा तो हम सीधे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और ऐसे प्रश्न यदि आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो फिर उसको किया नहीं जा सकता उस समय, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय उसमें लग जाएगा। तो इसलिए कम से कम आपको ये 4 परफेक्ट नंबर आपको याद रखने, एक तो 6 और एक 28 और 496, 8128, ठीक है। तो ये 4 आपको परफेक्ट नंबर आपको याद होने ही चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कुछ और बातें। चलिए फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सह अभाज्य संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ लिया कि जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों, और यहाँ पे हमें क्या है, को प्राइम नंबर के बारे में पढ़ना है। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF कितना है, HCF कितना हो, 1 हो। ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF कितना हो, 1 हो, यानी 2 संख्याओं का जब HCF 1 हो, ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली 4 और दूसरी संख्या हमने ले ली 9। अब इन दोनों में देखो आप 4 और 9 के बीच कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा,
ठीक है, सिवाय एक के। तो इनका जो HCF है वो कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए ये दोनों संख्याएं क्या हैं, को प्राइम संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए एक हमने संख्या ले ली 14 और 15, तो ये भी, इनमें भी क्या है, HCF इनका भी क्या है, 1 है। HCF इनका भी HCF क्या है, 1 है। तो इसलिए ये भी दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये हमें को प्राइम नंबर का बारे में पता चल गया। मान लीजिए एक हमें ये दे दिया 6 और 9, तो ये बताइए को प्राइम नंबर है या नहीं। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ये तीन भी दोनों का ही फैक्टर है, तो इसलिए HCF जो है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस बार 1 नहीं है HCF 3 है, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। बस इतनी सी बात आपको को प्राइम नंबर के बारे में याद रखनी है, सहअभाज्य संख्याओं के बारे में याद रखनी है कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF कितना हो, 1 हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे 4 और 9 है, 5 और 6 है। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। 14 और 15 है, लेकिन 6 और 9 में हमने देखा, अच्छा 5 और 10 में देखिए, तो 5 और 10 में क्या है, 5 कॉमन आएगा तो ऐसे 5 हो जाएगा, तो ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, हम को प्राइम नंबर में डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं, कौन सा को प्राइम नंबर है, कौन सा नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास शुद्ध मान, जातीय मान, अंकीय मान, या फिर जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं, और किसी भी संख्या का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू किसी भी अंक का क्या होता है। तो कोई भी हमारे पास कोई भी एक संख्या दे दी जाएगी, उसमें से हमें ये 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। ये ज़्यादातर प्रश्न जो है वो CTET या फिर और भी जो छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं उनके अंदर ज़्यादातर ये प्रश्न पूछा जाता है। और अब देखिए आप यहाँ पे ये पूछेगा शुद्ध मान, जातीय मान, अंकीय मान, ये सही एक ही बात होती है, फेस वैल्यू। या फिर किसी भी संख्या में किसी अंक का पूछ सकता है स्थानीय मान क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी, फेस वैल्यू क्या होती है, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 4, 5 और 3, 7। ठीक है, मेरे पास ये संख्या लिखी हुई है। अब यदि इसमें वो पूछेगा कि आप 3 का यानी 3 का आप क्या बताओ, 3 की फेस वैल्यू बताओ, तो 3 की कौन सी वैल्यू पूछ ली उसने, फेस वैल्यू। या फिर उसने क्या पूछ लिया, शुद्ध मान, जातीय मान या अंकीय मान। तो अंकीय मान आपको ध्यान रखना है कि अंकीय मान किसी भी अंक का वही होता है जो उसका शुद्ध मान है। तो आप देखिएगा 3, तो 3 की फेस वैल्यू पूछेगा तो कितनी आ जाएगी, 3। यदि 7 की फेस वैल्यू पूछता तो कितनी आ जाती, 7। 5 की फेस वैल्यू पूछता तो कितनी आ जाती, 5। 4 की पूछता तो 4 आ जाती। इस संख्या में इस तरीके से हम क्या है, फेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फेस वैल्यू क्या है, वही अंक उसकी फेस वैल्यू उसी के बराबर होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 3 की पूछिए तो 3 ही आएगा, 5 की पूछिए तो 5 आएगा, और 4 का पूछ लेता तो 4 आता। ये तो हुई फेस वैल्यू की बात। और यदि यहीं पे हमारे पास यही संख्या देकर के इसमें पूछ लेता कि स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी, जैसे मान लीजिए उसने हमसे पूछा 5 की प्लेस वैल्यू, तो आपको 5 तो 5 ही लिखना है यहाँ पे 5। अब 5 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो इसके गुणा में, एक तो उसी संख्या का वही संख्या आएगी, और उसके गुणा में क्या आएगा आपको देखना है, वो अंक जो है वो कौन से स्थान पे आ रहा है। इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़े स्थान पे आ रहा है, तो सैकड़े से इसको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो इसकी जो क्या है प्लेस वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। ठीक है, तो 5 की जो प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान 5 का कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यदि यही बात आपसे ये पूछ ली जाए कि 3 का आप बताओ, तो 3 का क्या है, स्थानीय मान बताना है या प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 3 तो आएगा ही आएगा गुणा में, और गुणा में हमें क्या लिखना होगा और देखना है कि ये किस स्थान पे आ रहा है। तो इकाई और दहाई, तो दहाई का मतलब क्या है, 10 होता है, तो दहाई से हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, यदि यहीं पे क्या है 7 की पूछ लेता, तो 7 जो है इकाई के अंक के स्थान पे है, तो 7 से आप 1 का गुणा होगा या किसी का भी गुणा नहीं होगा, आप ऐसा भी कह सकते हो, 7 ही रहेगा। तो 10 की पावर 0 से, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 10 की पावर 2 थी, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो ये 10 की पावर बढ़ती जाती है। यहाँ पे गुणा होता है 10 की पावर 0 से, यहाँ पे गुणा किससे होगा, 10 की पावर 1 से, यहाँ पे किसी संख्या से गुणा हम सैकड़े से करेंगे यानी 10 की पावर 2 से, और ये हजारवें स्थान के लिए हम किसको करेंगे, 10 की पावर 3 से, और आगे किससे गुणा होता जाएगा, 10 की पावर 4 से। यानी ये जो संख्या हमारे पास लिखी है 4, 5, 3, 7, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 4 गुणा 10 की पावर कितनी बनेगी, 3, प्लस 5 गुणा 10 की पावर कितनी बनेगी, 2, 10 की पावर 2, और 3 गुणा 10 की पावर कितनी आएगी, 1, और गुणा में क्या आएगा, 7 गुणा 10 की पावर 0। ठीक है, तो जब आप इन संख्याओं को आप वापस से जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, यही आ जाएगा 4, 5, 3, 7। ठीक है, इस तरीके से क्या है, हमें इस तरीके से इन प्रश्नों को हमें हल करना होता है।
नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कोई भी आपसे वैल्यू पूछे तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करनी है। जैसे एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या लिख दिया, 25670 लिख दिया। यहाँ पे क्या उसने 6 का, यदि 6 की फेस वैल्यू पूछी तो 6 ही आएगी। यदि 6 का स्थानीय मान पूछ लिया, प्लेस वैल्यू पूछ ली, तो कितनी आ जाएगी, 6 गुणा 10 की पावर 2, इस तरीके से। तो ये हमें लिखना आना चाहिए। तो इस तरीके से क्या हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान जो है और जो अंकीय मान है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बात इसमें आपको और थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है कि किसी भी नहीं, इकाई के अंक का, इकाई के अंक की फेस वैल्यू बराबर होती है किसके, इकाई के अंक की प्लेस वैल्यू के बराबर होती है, प्लेस वैल्यू के बराबर होती है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान होनी चाहिए कि जो यहाँ पे आप देखोगे इकाई के अंक का, यहाँ पे आप देखोगे इकाई के अंक का जो हमारे पास फेस वैल्यू है वो कितनी आएगी, तो 7 आएगी। और यहाँ से यदि मैं इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करूँ, यहाँ पे हमने संख्या लिखी थी, इसी की क्या हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करें तो 7 गुणा क्या आएगी, 10 की पावर 0, तो ये कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 7 मिला हमें, यहाँ पे भी 7 मिला। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास कोई संख्या यदि दे दी जाए और उसमें इकाई के अंक के बारे में पूछे कि इकाई के अंक का अंकीय मान क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगी और प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो दोनों ही क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे हमारे पास क्या है, 6, 7, 8, 7, 9, ये कोई संख्या लिख दी और इसमें हमसे पूछा कि इकाई के अंक की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का आप गुणा कीजिए। तो हमें क्या है, यहाँ पे इकाई के अंक की हम फेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 9, तो 9 आ जाएगी, ठीक है। और यदि हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो भी कितनी आएगी, 9 ही आएगी, क्योंकि 9 को हम 10 की पावर 0 से गुणा करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। तो 9 को 9 से गुणा, उसने हमसे पूछा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का गुणा करो इकाई के अंक की, तो ये इकाई का अंक था, हमने इसकी प्लेस वैल्यू निकाली, ये वाली क्या है, प्लेस वैल्यू है, और ये वाली क्या है, फेस वैल्यू है। तो अब हमें क्या इन दोनों का क्या करना है, उसने गुणा पूछा है तो इन दोनों का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ऐसे छोटी छोटी बातें कई बार क्या है, छोटे मोटे एग्जामों में पूछ ली जाती हैं, तो हम धीरे धीरे हार्ड लेवल की तरफ भी बढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हम क्या है, इसके बाद परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का थोड़ा और बेसिक विस्तार से इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। और फिर क्या है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे क्या है 40 से 50 क्वेश्चन हम क्या है इसी से संबंधित करेंगे कि इस पे प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं। तो वो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ये आपको थोड़ी थोड़ी इन चीज़ों के बारे में आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना। कई बार क्या है, बिल्कुल आसान भी प्रश्न पेपर में आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हमसे बच के नहीं जाने चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या होता है उसके बारे में आप देखिएगा। यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक या यूनिट डिजिट हम किसी भी संख्या का क्या होता है, किस तरीके से हम निकालते हैं, वो हमें देखना है। इससे संबंधित भी प्रश्न क्या है हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और हमसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए इकाई का अंक हम किसी भी नंबर का कैसे निकालेंगे। पहले हम देखते हैं कोई भी संख्या जो है वो किस रूप में होती है। जैसे हमने अभी देखा था 4, 5 और 3, 7, तो ये कोई हमारे पास संख्या है। ये जो लास्ट इधर से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, ये जो है इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक होता है यूनिट डिजिट। और ये होता है दहाई का अंक, और ये होता है सैकड़े स्थान का अंक, और ये होता है हजारवें स्थान का अंक, ठीक है। और इसके आगे 10,000, ठीक है। और इसके आगे क्या है, चलते जाएंगी ये संख्याएं, लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से चलती जाती हैं ये सारी संख्याएं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इकाई के अंक, यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ लास्ट वाले अंक की। तो किसी भी संख्या का लास्ट का जो डिजिट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं, या फिर उसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं, यूनिट डिजिट। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट क्या होती है। अब आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछेगा, जैसे मान लीजिए वो पूछेगा कि जैसे हमने क्या किया, 7 को 9 से गुणा किया तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो 7 9 63, तो ये गुणनफल कितना बनेगा, 63। तो 63 में इकाई का अंक हमें देखना है कितना आएगा, 3 आएगा। इस तरीके के यहाँ से प्रश्न आते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, इससे भी हाई लेवल के, एडवांस लेवल के प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए 11 गुणा 12, ठीक है। 11 गुणा 12 कितना आएगा,
2 आ जाएगा, और 1 3 132, कितना आ जाएगा 132। अब इसमें पूछ लिया जाए इकाई का अंक, तो हमें कितना यहाँ पे इकाई का अंक दिख रहा है 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये इकाई का अंक यहाँ पे ये गुणा तो बिल्कुल क्या है सिंपल है, लेकिन यदि यही गुणा जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाए तो फिर हम इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या है ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट यदि 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसकी हम चाहे कितनी भी पावर कर लें तो इकाई का अंक क्या रहता है सेम रहता है, यानी जो वो संख्या है उसका इकाई का अंक क्या आएगा उतना ही आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए प्रश्न में हमें दे दिया गया कि 300 या 3250 है, 3250 की पावर उसने लिख दी मान लीजिए 51 लिख दी, तो इसका क्या मीनिंग है कि पावर का मतलब क्या होता है उतनी बार संख्या गुणा में लिखना। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3250 गुणा में 3250, इसको हमें कितनी बार गुणा में लिखना पड़ेगा, तो इसको जितनी पावर है उतनी बार गुणा में लिखना पड़ेगा 51 बार। कितनी बार इसका गुणा होगा 51 बार। तो ये पूछ रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो 7 निमा 63 तो 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि यदि ये संख्या हमारे पास 11 गुणा 12 थी तो 132 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब हम केवल और केवल इकाई के अंक की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ अपने कैलकुलेशन में इकाई के अंक को ही ध्यान में रखना है, बाकी अंक को हमें हटा देना है। अब यहाँ पे जैसे 11 गुणा क्या आ रहा है 12 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट डिजिट हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 2। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 को सीधे आप 2 से गुणा करो तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब हम केवल इकाई के अंक की बात करेंगे तो सिर्फ हमें इकाई का अंक देखना है, उसके अलावा जो भी अंक आ रहे हैं उसे हम हटा सकते हैं, सिर्फ इकाई के अंक की हमें क्या है कैलकुलेशन कर लेनी है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 795 गुणा में क्या है 315 है, तो हमें इकाई का अंक सिर्फ देखना है। इसमें इकाई का अंक यदि पूछा जाए तो 5 गुणा 5 इकाई के अंक का सिर्फ गुणा कर लेना है, यदि बीच में गुणा है तो गुणा कर लेना है, बीच में जोड़ हो तो जोड़ कर लेना है। तो 5 गुणा 5 25, 25 में कितना आ जाएगा 5, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यदि यहीं पे मान लीजिए 125 और प्लस 712 होता तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो प्लस का मतलब क्या है कि इसमें जोड़ दीजिए आप, इकाई के अंक के भी सिर्फ कैलकुलेशन कीजिए। 5 और 2 कितने हो गए 7, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यदि यहाँ पे भी गुणा कर दिया जाए तो 5 दूनी 10, इकाई का अंक हमें कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इस तरीके से हम क्या है सिर्फ और सिर्फ जब इकाई का अंक पूछा जाएगा तो हम सारी कैलकुलेशन उस इकाई के अंक से ही चलाएंगे, ठीक है। और लास्ट में जो आंसर आएगा वो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3250 की पावर जो है वो कितनी है 51 है। यदि हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है ये 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। वैसे जिसको ये बात याद है कि 0, 1, 5 और 6 की पावर चाहे कितनी भी कर ली जाए इकाई का अंक वो ही रहता है जो वो संख्या का इकाई का अंक होता है। तो अब यहाँ पे 0 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, आगे भी क्या है 3250 आएगा, 3250, तो उसमें भी 0 आएगा। तो 0 को कितनी भी बार गुणा आप करते जाओ इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा लास्ट में 0 ही मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 51 यहाँ पे लिख दिया और इसकी पावर लिख दिया 250। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 51 को आपको कितनी बार गुणा में लिखना है 250 बार गुणा में लिखना है। तो गुणा में ये कितनी बार आएगा 250 बार, 250 बार। अब ये गुणा 250 बार होगा, लेकिन हमें इकाई के अंक में हमें पता है कि 1 का कितनी भी पावर चाहे कर ली जाए उसमें यूनिट डिजिट जो है वो सेम रहता है। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे फिर से 1 आएगा, यहाँ पे 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आ गया, यहाँ पे फिर से 1 का गुणा 1 से किया तो कितना आया 1। इन सभी का गुणा फिर करते जाएंगे, लास्ट में कितना आ जाएगा इकाई का अंक कितना हमें मिलेगा 1 मिलेगा। ऐसे ही क्या है 5 और 6 के बारे में भी ऐसे है। जैसे मान लीजिए 25 की पावर अब कर दी 701, ठीक है। इसका मतलब क्या है 25 गुणा 25, इस तरीके से ये कितनी बार आएगा 701 बार, 701 पावर किए तो 701 बार। तो अब देखिए आप 5 की पावर 5 गुणा 5, लास्ट इकाई के अंक को ही हमें देखना है, बाकी अंकों को हमें छोड़ देना है। जब हमें क्या पूछा गया इकाई का अंक पूछा गया तो सारी कैलकुलेशन इकाई के अंक के इर्द गिर्द चलेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या आएगा 25 गुणा 25 में हमें देखना है कि 5 गुणा 5 कितना होगा। तो 5 गुणा 5 यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आया 5, फिर आगे आएगा फिर ये 5 आया, इस 5 को इस वाले इकाई के अंक से करोगे तो फिर से कितना आ जाएगा 5 गुणा 5 25 में इकाई का अंक यहाँ से ही 5। आगे आप करते जाओगे लास्ट में आपके पास इकाई का अंक कितना मिलना है आपको 5 ही मिलेगा, ठीक है भाई। इस तरीके से 6 है तो 6 की पावर मान लीजिए 20 कर दिया गया, 6 की पावर 20, तो 6 गुणा
6, इस तरीके से ये कितनी बार गुणा में लिखा जाएगा, तो 20 बार लिखा जाएगा। कितनी बार, 20 बार। अब 20 बार जब गुणा में लिखा जाए, 6 6 का कितना होता है 36, 36 में फिर से क्या आ जाएगा 6, और फिर इसको 6 36 फिर आ जाएगा 6, इसको आगे करते जाएंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर में यदि इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उसकी पावर यदि हम कितनी भी करते रहें तो यूनिट डिजिट वो ही हमें प्राप्त होता है जो कि उस संख्या का इकाई का अंक होता है। 0 1 5 6 है, तभी ये चीज़ें होंगी तो हमें सेम ही यूनिट डिजिट मिल जाएगा। तो ये बात आपको इम्पोर्टेंट है और ये आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 हो, ठीक है, यदि कोई हमारे पास संख्या लिखी है, उसका इकाई का अंक 4 है और उसकी यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर दे दी जाए तो इकाई के अंक पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 की पावर हम 1 करेंगे, तो यदि 4 की पावर 1 है तो हमें इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, 4 ही मिल जाएगा, ठीक है। और यदि हम 4 की पावर 2 करेंगे तो 4 गुणा 4 कितना आएगा, 16 आएगा, और 16 में इकाई का अंक हमें देखना है तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यदि 4 की पावर 3 करूं तो कितना आएगा, 4 गुणा 4 यानी 16 चौका 64 हो जाएगा, और 64 में इकाई का अंक हमें देखना है तो कितना मिलेगा, फिर से 4 मिलेगा। और यदि मैं 4 की पावर 4 करूं तो फिर से कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 6 ही आ जाएगा। 256, 4 की पावर 4 256 होता है, और 256 में क्या है, हमने क्या किया, इकाई का अंक देखा तो कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो इस तरीके से आप क्या है, 4 की पावर आगे 5 करोगे तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और फिर इस तरीके से चलता जाएगा। यहाँ पे आपने क्या है, एक बात ऑब्जर्व की, आपने एक बात का यदि ध्यान दिया हो कि यदि हम 4 की पावर ऑड करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट 4 ही मिल जाता है। 4 की पावर 1 की हमने, यहाँ पे भी 3 की तो हमें 4 मिल गया, यहाँ पे हमने 4 की पावर यहाँ पे भी ऑड ली 5 तो हमें 4 मिल गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम एक रूल भी निकाल सकते हैं कि 4 की पावर यदि ऑड करेंगे, 4 की पावर यदि ऑड नंबर है कोई, तो वहाँ से इकाई का अंक यूनिट डिजिट हमें कितना मिल जाएगा, यूनिट डिजिट हमें कितना मिलेगा। यदि हम 4 की पावर ऑड करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट भी कितना मिल जाएगा, 4 ही मिल जाएगा। लेकिन यदि 4 की पावर इवन करेंगे तो यूनिट डिजिट आप देखिएगा 2 करेंगे, 4 करेंगे, या फिर आगे 4 की पावर 6 करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा, ठीक है। 4 की पावर 2 की तो यूनिट डिजिट हमें 6 मिला, 4 की इवन पावर में हमें यूनिट डिजिट कितना मिलता है, 6। किस केस में, जब 4 की पावर करेंगे। तो ये बातें आपको दो खास तौर पे आपको ध्यान रखनी है कि यदि हमारे पास 4 की पावर के रूप में कोई भी संख्या लिखी जाए तो हमें ये देखना है कि पावर ऑड है या फिर इवन है। यदि पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 4 ही आ जाएगा, यदि पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। इस पर अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिख दिया गया 32 और 4 यानी 324 लिख दिया गया। 324 की मैंने पावर कर दी 168 हमें देखना है। ये पावर जो है यहाँ पे हमें सबसे पहले तो देखना है इन अंकों को हमें देखना ही नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है यूनिट डिजिट। सारी कैलकुलेशन यूनिट डिजिट के इर्द गिर्द करनी है, क्योंकि हम इकाई का अंक ज्ञात करने जा रहे हैं तो इकाई के अंकों को ही देखना है। यानी ये कितना बन गया, 4 की पावर कितनी बन गई, 168 बन गई। इधर वाले अंक हमें नहीं देखने, तो 32 को हमने हटा दिया, अकेला 4 बचा। 4 की पावर 168 बनी। अब 168 हमें देखना है कि कौन सा नंबर है, तो ये सम संख्या है। सम संख्या में जो आंसर है इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यदि इसकी पावर जो है इवन है तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये बात आपको यदि ध्यान है ये कॉन्सेप्ट, तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास यदि क्या है 144 की पावर, उसने लिख दी 751, ठीक है, इतनी पावर कर दी। अब ये हमें देखना है यहाँ पे यूनिट डिजिट, इन दोनों अंकों को छोड़ देना है। यूनिट डिजिट 4 है और 4 की पावर 751, और 751 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ऑड जब होती है पावर तो आंसर कितना आता है, 4 ही आता है। तो इसका यूनिट डिजिट भी कितना आएगा, 4 आएगा। इस तरीके से हम प्रश्नों को क्या है हल करेंगे। अब यही क्या है कहानी 9 के साथ भी है, तो हम इसको थोड़ा साफ करके आगे 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है कि 4 की पावर यदि ऑड है तो यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर इवन है तो कितना आएगा, 6 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 9 के लिए, ठीक है, यदि हमारे पास यही संख्या जो है वो यहाँ पे 9 लिख दी जाती तो क्या आता, यानी किसी भी यूनिट डिजिट 9 के ऊपर पावर लगा दी जाए तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है 9 की पावर 1 है तो आंसर कितना आएगा, 9 ही आएगा। यदि 9 की पावर 2 करेंगे तो 9 गुणा 9 81 आएगा, यानी 81 में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। 9 की पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। तो
तो 729 में यूनिट डिजिट कितना है 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 9 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। 9 की पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 9 आ जाएगा। 9 की पावर 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। तो यहाँ से यदि आप इस तरीके से आगे चलता जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यदि आप देखोगे 9 की पावर 1 की तो 9 आया, तो यहाँ पे पावर क्या है ऑड है, यहाँ पे पावर क्या है ऑड है, यहाँ पे पावर ऑड है। यानी यदि हम 9 की पावर ऑड नंबर कोई है, यदि 9 की पावर ऑड नंबर है तो उसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट, तो उस समय जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ जाएगा 9 की पावर, यदि कोई ऑड नंबर है तो उस समय 9 ही आता है। ये आप देखिएगा 9 की पावर 3 ऑड है तो 9 आया, 9 की पावर 5 ऑड है तो 9 आया। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। यदि हम 9 की पावर इवन नंबर करेंगे, कोई भी इवन यानी सम संख्या होगी, 9 की पावर यदि कोई सम संख्या है तो आंसर में हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। देखिए आप 2 पे पावर 9 की पावर 2 है तो कितना आया 1, 4 है तो भी कितना आया 1, आगे पावर 6 है तो भी कितना आया, आंसर 1 आया। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। यदि 9 की पावर ऑड है तो आंसर 9 आएगा, 9 की पावर इवन दे रखी है तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अब इस पे प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए उसने लिख दिया 729 की पावर उसने लिख दिया 51 और दूसरा उसने लिख दिया 149204 और 9। ठीक है, इसकी पावर इसने लिख दिया 722। ठीक है, इस तरीके से कोई पावर दे दी। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे पहले ये 2 अंकों को तो हमें देखना ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई का अंक निकालना है। तो 9 की पावर कितनी आ गई 51, और 51 क्या है, 51 एक ऑड नंबर है तो इसका आंसर कितना आएगा 9 ही आएगा। तो इसमें इकाई का अंक यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये सारे नंबर हमें हटा देने हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन इकाई के अंक के लिए करनी है। इकाई का अंक क्या होगा यही बताना है। तो 9 की पावर कितनी बन जाएगी 722, यानी ये एक इवन नंबर है तो आंसर कितना आएगा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट में आंसर जो है वो कितना आएगा 1 आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम किसी भी नंबर के इकाई के अंक को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आई हैं। अब जो है हमारे पास जो अंक बच गए उनके बारे में हम देखते हैं कि उनका इकाई के अंक किस तरीके से हम निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि 2, 3 और 7, 8 ये 4 नंबर हमारे पास बच गए, इनका यूनिट डिजिट क्या होता है। तो 2 को हमें चेक करना है, तो 2 की पावर हम क्या करेंगे 1 करेंगे। 2 की पावर 1 करेंगे कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 2 ही आ जाएगा। 2 की पावर 2 करेंगे यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। और 2 की पावर 3 करेंगे 8 आता है तो यूनिट डिजिट भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 करेंगे कितना आता है 16, 16 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। और 2 की पावर 5 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आता है 2 की पावर 32, 2 की पावर 5 32 होता है तो 32 में कितना आ जाएगा फिर से 2 आ जाएगा। 2 की पावर 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ गया, और 1 2 से और गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा 64। और 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 4 के बाद 8 आ जाएगा। और 2 की पावर 8 जो है वो कितना आ जाएगा फिर से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आगे चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी कि यदि आप देखोगे कि 2 की पावर 1 पे जो है यूनिट डिजिट कितना आता है, यूनिट डिजिट कितना आता है 2 आता है। 2 की पावर 2 करेंगे कितना आ रहा है 4, 2 की पावर 3 करेंगे 8, 2 की पावर 4 6, 2 की पावर 5 2 और 2 की पावर 6 4, 2 की पावर 7 8 और 2 की पावर 8 जो है वो 6 के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखो ये 4 नंबर का आप देखिएगा, पहले ये 2 की पावर 1 से लेके हमने 4 तक की तो 2 4 8 6, फिर से आप देखिएगा फिर से हम आगे बढ़े तो फिर से यही पैटर्न रिपीट हुआ 2 4 8 6। ठीक है, इस तरीके से फिर से आगे आएगा 2 की पावर 9 फिर से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से आगे चलता जाएगा, यानी 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6, ये लगातार हम पावर आगे करते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो यही नंबर वापस से रिपीट होते जाएंगे। इसको हम कहते हैं कि ये एक चक्र बन गया 2 4 8 6, फिर आगे आएगा 2 4 8 6 2 4 8 6। इस तरीके से इसको हम कहते हैं साइक्लिसिटी, यानी 2 की साइक्लिसिटी 4 है। साइक्लिसिटी का मतलब क्या है कि ये 4 पावर करने के बाद यदि हम 5वीं पावर करेंगे तो वापस वही नंबर जो है रिपीट हो जाएगा, वापस वही नंबर रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम 2 की पावर 1 यहाँ पे लिखे हैं, वैसे ही यहाँ पे 1 में क्या है पावर कितनी जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5, फिर आगे 4 जोड़ देंगे 2 की पावर कितनी हो जाएगी 9, फिर आगे 4 जोड़ देंगे 2 की पावर कितनी हो जाएगी 13। तो इन सभी का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 1 का था। साइक्लिसिटी का मतलब ये है कि वापस जैसे 2 की पावर 1 है 2 की पावर 5 तो कितना आ गया, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है। 2 की पावर 1 का
जो यूनिट डिजिट है वो भी 2 है, 2 की पावर 5 का भी 2 है। इसका मतलब क्या है, जब भी आप 4 पावर जोड़ते जाओगे तो आपको यूनिट डिजिट सेम ही प्राप्त होता जाएगा। तो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या था, 2, तो इन सभी का भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 ही आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, यदि हम 2 की पावर 4, यदि हम 2 की पावर 2 देखें तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 4 जोड़ते जाएंगे 2 की पावर 14, तो इन सभी का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 2 का होगा, और 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना है, 4। इस तरीके से हमें पता चला कि साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है कि आप 4 पावर ऐड करते जाओ तो 4 के गैप पे आपको जो यूनिट डिजिट है वो आपको सेम मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 2 की पावर 3 और 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट आप देखिएगा सेम होगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और 2 की पावर 4 और 4 8, 4 इसमें जोड़ेंगे तो 2 की पावर 8, इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम होगा। तो ये कहानी आपको समझनी है कि इसकी साइक्लिसिटी जो है वो 4 होती है। इसमें मैंने आपको 2 का समझा दिया, सेम ही कंडीशन 3 पे लागू होती है, सेम ही कंडीशन 7 पे, सेम ही कंडीशन 8 पे लागू होती है, ठीक है। तो एक मैं आपको 3 के लिए और बता देता हूँ, बाकी 7 और 8 का आप खुद ही चेक कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ी मैं और बता देता हूँ 3 के लिए। अब ये 2 के बारे में हम बात कर चुके हैं, और अब हम बात करते हैं 3 के बारे में। 3 की पावर 1 यदि हम करें तो हमें यूनिट डिजिट कितना मिल जाता है, 3। 3 की पावर यदि हम 2 करें तो 3 गुणा 3 कितना आएगा, 9। और 3 की पावर यदि हम 3 करें तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। 27 में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7। और यदि हम 3 की पावर कितनी कर लें, 4, तो कितना आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। और फिर हम 3 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। फिर हम 3 की पावर 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर हम 3 की पावर 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे चलता जाएगा। अब यहाँ पे भी आप देखोगे कि 4 पावर के बाद वापस वही पैटर्न रिपीट होने लग गया, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अब देखिए 3 9 7 1, तो आप देखिए 3 9 7 आगे 1 आ जाएगा, पावर 8 करेंगे तो, ठीक है। तो वापस से क्या है, वही नंबर जो है वापस से 4 पावर करने के बाद वही नंबर रिपीट होने लग गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर 1 का, इसमें 4 जोड़ देंगे 3 की पावर 5 का, और इसमें भी 4 जोड़ देंगे 3 की पावर 9 का। इन सभी का यूनिट डिजिट जो है, आगे पावर ऐसे जोड़ते जाएंगे तो इन सभी का यूनिट डिजिट जो है वो कितना आएगा, 3 की पावर 1 के बराबर होगा, यानी 3 ही होगा। तो 3 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। ऐसे यदि मैं 3 की पावर 2 की बात करूं, 3 की पावर 2 और 4 जोड़ेंगे 3 की पावर 6, और फिर से 4 जोड़ेंगे 3 की पावर 10, और फिर से 4 जोड़ेंगे 3 की पावर 14, तो इन सभी का भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 की पावर 2 के बराबर, यानी 9 ही आएगा। इस तरीके से हम क्या है, ये भी यहाँ पे भी हम बता सकते हैं कि इसकी साइक्लिसिटी भी कितनी है, 4 है। सेम ही 7 के लिए होगा, ठीक है। 7 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। 7 की पावर 2 करेंगे 7 7 49, 9 आ जाएगा। फिर 7 की पावर 3 करेंगे तो 9 7 63, 3 आ जाएगा यूनिट डिजिट। फिर 7 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और वापस यही पैटर्न आगे फिर से रिपीट होना लग जाएगा। 7 की पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, वापस वही 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्या है 8 के लिए होता है। 8 के लिए आप खुद ट्राई करोगे, मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें ये पता चला कि इन सभी नंबर की साइक्लिसिटी जो है वो कितनी है, साइक्लिसिटी कितनी है, 4। यानी ये 4 पावर के बाद वापस से वही यूनिट डिजिट जो है रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। वापस से वही यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए अकेले इसी के नहीं, यदि मैं कोई भी नंबर की बात करूं तो सभी नंबर, प्रत्येक नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। जैसे मैंने 1 की बात की तो 1 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर, चलो 1 के लिए नहीं, हम इसको अभी जो पहले हमने नंबर पढ़े थे 5 के लिए लेते हैं। 5 की पावर हमने 1 करी तो 5 आया। 5 की पावर 2 करी तो कितना आ गया, तो भी 5 आएगा। 5 की पावर 3 तो 5, 5 की पावर 4 तो कितना आ गया, 5। यानी ये भी आप देखोगे तो ये भी 4 पावर के बाद आप कह सकते हो कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। वैसे तो एक के बाद ही हो रहा है, लेकिन 1 के बाद रिपीट कह दो, 2 के बाद कह दो रिपीट हो रहा है, 3 के बाद कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप 4 के बाद भी इसे रिपीट कह सकते हो। तो इस तरीके से 5 की, 1 की, 0 की, यानी सभी नंबर 0 से लेके 9 तक के नंबर सभी की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। ये बात हमें समझनी है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ लेनी है कि सारे ही नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, प्रत्येक नंबर की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी होती है, 4 होती है।
अब ये हमें पता चल गया साइक्लिसिटी का मतलब। अब देखिए साइक्लिसिटी का हम यूज किस तरीके से करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 49729 ये नंबर दे दिया गया, या 9 की जगह हम क्या कर लेते हैं 8 कर लेते हैं। अब इसकी पावर हमें दे दिया गया 722। अब इसमें हमसे पूछ लिया गया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ 8 की पावर कितना बचेगा, सिर्फ 8 की पावर हमें 722 दिखनी चाहिए। और फिर मैंने आपको बताया कि प्रत्येक नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। जैसे अभी अभी हमने देखा था 2 की पावर 1 का, 2 की पावर 5 का, और 2 की पावर 9 का, और 2 की पावर 13 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना होता है, 2 ही होता है। ये हम बात अभी अभी देख चुके हैं। इसमें आप देखिए, अब मुझे 2 की पावर 13 का पता नहीं किसका कितना आएगा, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, मैं उसको कैलकुलेट करके मान लीजिए नहीं निकालना चाहता या नहीं निकाल सकता। तब मैं क्या करूंगा, इस ये जो नंबर है 13, इसमें मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 है तो मैं इसको क्या करूंगा 4 से डिवाइड कर दूंगा। मान लीजिए मुझे 2 की पावर 13 में क्या है, इसका यूनिट डिजिट हमें चेक करना है। तो मैं जानता हूं कि सारे नंबरों की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, तो मैं इस 13 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, पावर 13 को 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो 2 की पावर कितनी बच जाएगी 4, कितनी बार भाग 3 बार तो पूरा भाग चला जाएगा 12 बार। लेकिन जो शेषफल बच गया वो इसके ऊपर बिठा दीजिए। तो शेषफल कितना बच गया 1, तो वो शेषफल आप यहाँ पे लिख दोगे। तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 13 का जो रिमाइंडर है, और 2 की पावर 13 का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 2 की पावर 1 के बराबर होगा। यानी मैंने साइक्लिसिटी को इस पावर को काट करके छोटा कर लिया, तो 2 की पावर 1 बच गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 आएगा। 2 की पावर 1 का तो हम जानते ही हैं। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 65 दे दिया। अब मुझे क्या करना है, 2 की पावर 65 को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को 2 की पावर 65 को जो पावर दे रखी है मैं उसे 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो 4 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, तो 16 बार तो सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा। 2 की 16 चौका 64, तो 1 बच जाएगा। तो पावर यहाँ पे 2 की पावर जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें पावर के ऊपर लिख देना है, उसी नंबर की पावर के ऊपर लिख देना है। तो 2 की पावर 1 बच गया। तो 2 की पावर 1 में हमें क्या करना है, 2 की पावर 1 का मैं जानता हूँ क्या होता है, रिमाइंडर 1 होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है 66 होता, तो 64 मैं जानता हूँ, 64 तो पूरा भाग हो जाएगा, और 2 की पावर 2 बचेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और रिमाइंडर नहीं, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जो रिमाइंडर आता है उसको यहाँ पे इसकी चोटी के ऊपर बिठा देना होता है, जो शेषफल आता है। यानी इसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा उसको यहाँ पे 2 की पावर के ऊपर लिख दीजिए, जो भी यहाँ पे नंबर होगा। उसके बाद हमें क्या है, जो भी यूनिट डिजिट है उसको आप गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 2, ये तो हम आसानी से बता सकते हैं कितना आएगा 4 आएगा। अब ऐसे ही क्या है, यदि मेरे पास 3 की पावर जो है वो 27 लिखा हुआ है, 27, तो अब मुझे इसमें यूनिट डिजिट बताना है कितना आएगा। तो 3 की पावर 27 को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें 3 की पावर 27 जो है 27 को मैं क्या करता हूं 4 से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि सभी नंबरों की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। तो अब 3 की पावर 27 जो 27 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ये 27 जो है वो कितनी बार 24 बार, क्योंकि 24 बार तो कट जाएगा, 6 चौका 24, और पावर कितनी बच जाएगी 3। तो अब 3 की पावर 3 जो शेषफल बचेगा उसको उसके ऊपर लिखना होता है। जैसे यहाँ पे 3 था और यहाँ पे भी पावर कितनी बच गई 3 बच गई, क्योंकि 24 तो कट रहा है, लेकिन 24 तो 4 से कट जाएगा, लेकिन 3 आगे जो 27 है वो पूरा नहीं कटेगा। यानी शेषफल कितना बचेगा, 27 को 4 से भाग देने पे 3 बचेगा। अब 3 को मैं आसानी से कर सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 ही आएगा। इस तरीके से क्या है, हम किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी द्वारा उस नंबर को आसानी से उसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसको इसके कई हम एग्जाम्पल और भी देखेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो सारे ही नंबरों की साइक्लिसिटी जो है वो कितनी होती है 4 होती है। अब कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे बताने वाला था 8 की पावर कितनी है 722 है, और 722 है, तो मुझे नहीं पता कि इस पावर को मैं किस तरीके से करूं। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि इस पूरे को मैं क्या करता हूं, पावर छोटी फॉर्म में लिख लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा पावर को। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल अभी हमने नहीं पढ़ा, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, 2 का 4 का, ठीक है, 6 का है, 5 का है, सारे डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ेंगे, 9 का 3 का, 17 का 11 का 13 का, ये सारे पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 2 अंकों में यदि 4 का पूरा भाग जाता है तो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। यदि 2 संख्या लास्ट की 2 इकाई से लास्ट के 2 अंकों में यदि पूरा भाग नहीं जा रहा 4 का, इसका मतलब वो 4 का भाग 4 से डिवाइड जो है वो नहीं होगी। तो
तो यहाँ पे हमने देखा लास्ट के 2 अंक क्या हैं, 22 हैं, तो 4 पंजा 20, 20 तो 720 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है तो 2 एक्स्ट्रा तो यहाँ पे आ जाएगा। शेषफल मैंने कहा जो शेषफल बच जाएगा उसको इसके ऊपर लिखना है। तो ये 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 यानी 8 गुणा 8 तो कितना आ जाएगा 64। 64 में इकाई का अंक कितना है 4, तो अतः इसका जो इकाई का अंक होगा वो भी कितना होगा 4 होगा। इस तरीके से क्या है हम बड़े बड़े प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे यदि हमें क्या है साइक्लिसिटी का पता है। तो किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये खड़ी होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर लिख दिया 725 और 1 और फिर आगे हम ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसकी पावर जो है मान लीजिए हमें दे दी 220। अब 220 में आप देखोगे तो जब इसमें आप भाग लगाओगे 4 का, इनको तो हमें छोड़ ही देना है। अब 7 की पावर 220 बचा और 220 लास्ट के क्योंकि अंक कट रहे हैं तो इसका मतलब शेषफल कितना बचा 0 बचा। अब आप 7 की पावर 0 नहीं लिखोगे, ठीक है, 7 की पावर 0 नहीं लिखोगे। जब भी शेषफल 0 आएगा तो आपको पावर यहाँ पे कितनी लेनी है 4 लेनी है। पावर कितनी आपको लेनी है 4। ये उस कंडीशन में जब ये संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाए तब आपको जो है शेषफल जो आएगा यहाँ पे पावर के रूप में आपको 4 लेना है, 0 नहीं लेना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे यहाँ पे क्या आएगा 7 की पावर 4 आएगा तो इसका मतलब क्या है 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा में 7, तो 7 7 49, 49 में यूनिट डिजिट 9, ठीक है। और फिर जो है इधर भी हम कर लेते हैं 7 7 49, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 9 आएगा। अब वापस से 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 को 9 से गुणा किया 81, 81 में यूनिट डिजिट कितना आ गया 1, तो हमारा आंसर भी क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है भाई। दोबारा फिर देखिए कि यदि पावर जो है 4 से पूरी पूरी कट जाए तो हमें क्या है पावर 4 ही लिखनी है, 0 नहीं लिखनी, क्योंकि 0 लिखोगे तो सभी का 1 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर अंक पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन ये यूनिट डिजिट अंक पे भी डिपेंड करता है इसलिए, ठीक है। तो ये पावर 4 आपको लिखनी है। जैसे मान लीजिए और भी हो गया हमारे पास, कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे पास है और इसकी पावर है मान लीजिए 224, तो हम देखते हैं कि ये भी पावर जो है पूरी पूरी कट रही है, तो 9 की पावर 4, इसको भूल जाना, 9 की पावर 4 के बराबर इसका यूनिट डिजिट आएगा। तो 9 की पावर 4 करेंगे तो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा में 9, ठीक है, निम्न में 81 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 81 बनेगा, 1 आएगा और 1 को गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 1 ही आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या है कोई भी यूनिट डिजिट आपको निकालना है तो इस तरीके से आप निकालोगे। तो ये जो यूनिट डिजिट वाले प्रश्न हैं ये बिल्कुल आसान होते हैं और इसको क्या है 5-10 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यहीं तक बातों को सीमित रखेंगे। बाकी हम कल के लेक्चर के अंदर एक तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और एक परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, उसके बाद क्या है संख्याओं वाला ये संख्या पद्धति वाला टॉपिक लगभग हमारा क्या समाप्त हो जाएगा। हमारे टीचिंग एग्जाम में इससे अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और जो बाकी फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, वो कैसे निकालें, उनकी संख्या क्या है, भाजकों की संख्या, ये वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं ये अदर एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसको भी हम करवा देंगे। लेकिन अभी हम शिक्षक भर्ती को टारगेट करके चल रहे हैं, तो इतनी चीज़ें पर्याप्त हैं आपको। विशेष तौर पे संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर 3rd ग्रेड होने वाली भर्ती के अंदर इन्हीं में से कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं, या फिर CTET है, या फिर PS टेट, पंजाब टेट है, या फिर UP टेट। ये सारे एग्जाम को बिल्कुल ये कवर करेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से क्या है आपको ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है जो आपके आज के लेक्चर में हमने देखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।